हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर सीटेट पेपर 2 के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो एनसीईआरटी से ही पूछता है, उसका सिलेबस भी देखेंगे तो एनसीईआरटी से है। और अगर आप लोग को सिलेबस की हो तो हम सिलेबस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आज का तो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उससे भी आप देख सकते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देख चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? तो यहाँ पे हमें दिख रही है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप चित्र है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। अभी तो देखेंगे अलग अलग तरह के ग्लोब मिल रहे हैं, तो अपने पास एक रखना चाहिए जानकारी के लिए। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे नहीं ले जा सकते। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप आगे देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे है, जो ग्लोब बांटती है इसे विषुवत कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। याद रखिएगा, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री। इसका माप होगा 360 डिग्री। ये 360 का अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार अंश उत्तरी अक्षांश
उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या उत्तर, उ से उत्तर को कहा है, द से दक्षिण को उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, उ या द से। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसमें से आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चित्र 2.2 स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। फिर देखिए चित्र भी हम दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। दक्षिणी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे उत्तर था, यहाँ पे दक्षिण है। महत्वपूर्ण अक्षांश माप कटिबंध है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं रेखाएं देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये आगे हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब याद रखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ से भी पूछ सकता है, शायद पूछा भी है प्रीवियस ईयर में। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यमान रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। फिर है देशांतर क्या है पूछा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, देशांतर क्या है। अब इसमें देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ से 150 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 100 पूर्व है,
ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पूर्व 120 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री पश्चिम, यहाँ 90 डिग्री पूर्व है। देशांतर रेखाएं हैं सभी। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री और 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। फिर आगे है, कहते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतरों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, देखिए याद रखिएगा यहाँ से क्या कह रहा है, कहाँ गया, सिर्फ व्यक्त करता है। तब सभी देशों ने निश्चय कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के पूर्व के आगे के पूर्व के लिए अक्षर पूर्व पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर रेखा ही एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से पूछा है। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। असम जो है, ये असम का जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे है, इनको समझने के लिए कागज में तो दिया है, क्रिया करने के लिए सब छोटे वृत्तों को बनाने के बारे में कहा है। फिर यहाँ पे देखिए दिखाया भी है कैसे कैसे है। सब प्रशांत महासागर हिंद महासागर को दर्शाया है, कितनी दूरी पे है, कैसे हैं, कौन कौन से महासागर हैं। अब देशांतर और समय के बारे में हम देखेंगे। देशांतर और समय को मापने का सबसे सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी।
चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे है होगा होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब देखेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकते हैं उससे। यहां से देखेंगे, पृथ्वी लगभग पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती जाती है। यहाँ से बन सकता है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 चौका 60, 15 से 4 का गुणन 15 चौका 60 मिनट होगा, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। वह यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यहाँ से सीटेट हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन उठा लेता है कहीं ना कहीं से अपना बना के, तो याद रखिएगा। आगे है, किसी भी स्थान पर सूर्य प्रकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। इतना समान होता है। हम मानक समय से क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर। फिर आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व एवं 82.5 डिग्री